नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ एक बार फिर से क्लास 11th की फिजिक्स और चैप्टर का नाम है हमारा लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है हमारी जिनको हम कंप्लीट करेंगे, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है। ठीक है, उसके बाद हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला है हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल, ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या है, अगर ये रेस्ट में है तो इसको बोलेंगे हम कि ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इस कंडीशन में हमें दिख रहा है रेस्ट में है, बट इस पे अलग अलग तरीके की फोर्सेस काम कर रही हैं इस तरीके से। ठीक है, ये बोल दिया मैंने फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, फोर्स 4, 5 और फोर्स 6। ठीक है, ये अलग अलग फोर्सेस क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है। ठीक है, इनकी क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस है, बट इसके बावजूद भी क्या है, पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। ये पार्टिकल है रेस्ट में, तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल फोर्सेस लगी है, ठीक है, इनको F1, F2, F3, F4 और F5 टोटल फोर्सेस को अगर मैं सम अप करूं, जोड़ू मैं सबको, तो इसका सम किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। क्लियर है? तो अगर नेट फोर्स की बात करूं, ये क्या है, टोटल फोर्स क्या है, नेट फोर्स बोली जा रही है। नेट फोर्स कितनी आएगी, 0, तभी ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में रह पाएगा। ठीक है, अब बात आती है हमारे कॉन्करेंट फोर्सेस की। तो वो सारी फोर्सेस जो एक ही पॉइंट से अराइज हुई है, उन सबको क्या बोलते हैं हम, कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट पे मान लो ये एक पॉइंट साइज है, ठीक है, सारी फोर्सेस कहाँ है, यहां से क्रिएट हुई है, तो इन फोर्सेस को, सारी फोर्सेस को क्या बोलूंगा, ये कौन सी फोर्स है, कॉन्करेंट फोर्स है। क्लियर है? तो नेट फोर्स F नेट इक्वल्स टू किसके आ गया, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। तो टोटल फोर्सेस को सम अप करके क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब है ये पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है? तो अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूं इस तरीके से, इस पे दो फोर्सेस लग रही है, ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस को क्या बोलूंगा, अगर ये रेस्ट में है तो F1, इसको बोल दिया F1, इसको बोल दिया मैंने F2। तो F1 इक्वल्स टू F2 बट नेगेटिव साइन के साथ। इसका मतलब ये है कि जो F1 फोर्स है वो F2 के इक्वल है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है F2 के। ठीक है, तो F2 से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन डिनोट कर दिया। तो इस तरीके से क्या है, मैं इनको अगर सम अप करूंगा, यहां भी इसको इधर लेके आता हूं, तो F1 प्लस F2 इक्वल्स टू किसके आ गया, 0 के आ गया। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आई, 0। तो कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तब बोला जाएगा जब उसके नेट फोर्सेस की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास कुछ कॉमन फोर्सेस जो मैकेनिक्स में काम करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 4 फोर्सेस है जो काम करती है। पहली फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब वो फोर्स जो कि अर्थ, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है टुवर्ड्स इटसेल्फ, अर्थ अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो वो फोर्स ही कौन सी बोली जाती है, ग्रेविटेशन फोर्स बोली जाएगी। ठीक है, सेकंड आती है हमारे पास कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स क्या है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इस पे और ये इस पे जो भी फोर्सेस लगा रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, म्यूचुअली जो भी फोर्सेस ये लगा रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं हमारे कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। कोई भी स्प्रिंग अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, एक मैंने स्प्रिंग ले लिया इस तरीके से ऐसे, ठीक है, अब इस स्प्रिंग की बात करो, ये क्या है, ये इस कंडीशन में है, रेस्ट में। ठीक है, अब इसी स्प्रिंग को क्या मैंने वो स्ट्रेच कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं पोजीशन देखूं, इसकी इनिशियल पोजीशन से इसकी पोजीशन देखूं ऐसे, ठीक है, तो मैंने देखा कि ये क्या है, इतना स्ट्रेच हुआ है, इसको बोल दिया मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैंने कोई फोर्स लगाई थी जिसकी वैल्यू है F, उसने क्या है, इसको बाहर की तरफ स्ट्रेच कर दिया, तो इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी किधर होगी, आउटवर्ड। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेच होने के बाद क्या, एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगी जो स्प्रिंग फोर्स बोली जाती है। क्या बोली जाती है, स्प्रिंग फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी F। ठीक है, और वो लगेगी किधर की तरफ, टुवर्ड्स स्प्रिंग। ठीक है, इनसाइड की तरफ लगेगी। तो इस स्टोरिंग फोर्स की बात करूं मैं, या स्प्रिंग फोर्स इसको बोलूंगा मैं
एफ स्प्रिंग। तो एफ स्प्रिंग किसके इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एक्स के, ठीक है जी। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा क्या है, स्प्रिंग फोर्स होगा, ठीक है। अब ये स्प्रिंग फोर्स की अगर इस साइन को हटा के मैं वैल्यू निकालू तो एफ स्प्रिंग इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास माइनस का के एक्स, ठीक है। के क्या है, के है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, हर स्प्रिंग की अपनी कांस्टेंट वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्लियर है। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, वो टुवर्ड्स किधर लग रही है, स्प्रिंग की तरफ लग रही है, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगा है, ठीक है। तो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के आपस में क्या है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन है, तो एफ स्प्रिंग इक्वल टू आ गया माइनस का के एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। अगला आता है मेरे पास टेंशन इन अ स्ट्रिंग। देखिए किसी भी बॉक्स को, इस तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मैंने किससे, एक स्ट्रिंग की मदद से टांग दिया, ठीक है। अब इसमें कोई फोर्स लग रही होगी अलग अलग, ठीक है। अब इसमें जो फोर्स लग रही है तो इस स्ट्रिंग को क्या है, उसे अटैच रखना है, ठीक है, बिना ब्रेक हुए अटैच रखना है। तो उस कंडीशन में ये क्या है, एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा, रिस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है इसी को मैं क्या बोलता हूं, इसी को बोलता हूं मैं टेंशन। क्या बोलता हूं, टेंशन। कि इस पे जो ऑब्जेक्ट है उसने कोई फोर्स लगाई, इस पे जो भी हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके बदले में उसको स्टोर करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए क्या है, एक स्ट्रिंग ने दूसरी फोर्स लगाई जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं, इसी का नाम है हमारे पास टेंशन, ठीक है। तो टेंशन क्या है, एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि किसी भी स्ट्रिंग में लगेगी जब उस पे कोई भी फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये कुछ फोर्सेस थी हमारे पास, कॉमन फोर्सेस जो मैकेनिक्स में काम करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो फ्री बॉडी डायग्राम में एक्चुअल में है क्या कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में टोटल फोर्सेस जो लग रही है हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लो ये किसी टेबल पर रखा है तो ये अपने वेट की वजह से mg लगा रहा है, इसको बोल दिया m। इसका वजन, मास कितना था m, तो ग्रेविटी की वजह से कितना वो लगा, mg लगा, ठीक है। इसकी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक फोर्स लगती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। एन से डिनोट कर देते हैं या कई बार इसको आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पर कोई फोर्स लगाऊं, मान लो इधर की तरफ, कि इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, इधर की तरफ खींच रहा हूं, तो ये एक फोर्स होगी जिसकी वैल्यू है एफ, क्लियर है। तो एक ऑब्जेक्ट पे जितनी टोटल फोर्सेस अप्लाई हुई है, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट अगर मैं करूं सेपरेटली तो उसी को मैं क्या बोलूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम बोलूंगा, ठीक है। आगे कुछ टॉपिक्स आएंगे हमारे जिसमें हम अलग अलग चीजें देखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से क्रिएट हुई है। हर ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम डिफरेंट होगा दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए अब देख रहे हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। दो बॉडीज है या दो से ज्यादा भी बॉडीज हो सकती है, उनको क्या है, मैं अगर कनेक्ट कर दूं और उस कंडीशन में उनमें अगर मोशन हो रहा है तो उसी को बोलूंगा मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। इसमें हम तीन चार कंडीशंस देखने वाले हैं। पहली कंडीशन है हमारे पास बॉडी मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। देखिए फ्रिक्शनलेस टेबल है, अच्छा फ्रिक्शन की बात करते हैं पहले, फ्रिक्शन की, ठीक है। कोई एक सरफेस है, कोई दूसरी सरफेस है, ठीक है, इनको अगर मैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रख देता हूं, ठीक है, इनकी सरफेसेस को अगर जूम आउट करके देखूं मैं तो ये इरेगुलर सरफेसेस होती है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये क्या है, इरेगुलर सरफेसेस होती है। जब एक इरेगुलर सरफेस, इसको मैं डिनोट कर देता हूं ग्रीन कलर से, इस तरीके से, ठीक है, दूसरे से अटैच होगी ऐसे, तो वो क्या क्रिएट कर देती है, बॉन्ड्स क्रिएट कर देती है। यहाँ पे बॉन्ड्स बना, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है जी। जब एक सरफेस दूसरे से अटैच होती है तो वो अटैच किस बेसिस पे होती है, इन बॉन्ड्स की मदद से होती है। ऐसा नहीं है कि ये जो एक लेयर है,
ठीक है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि ये क्या है इंटरलॉक हो जाए आपस में, इंटरलॉक कोई फ्रिक्शन नहीं होता। एक्चुअल में क्या है, ये सरफेस और ये सरफेस क्या है अटैच हुई, इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई, और इस बॉन्डिंग की वजह से क्या है ये डिस्प्लेस नहीं हो पा रहे, तो इसी को बोलते हैं हम फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। और अगर मैं बात करता हूं फ्रिक्शनलेस सरफेस की, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस कौन सी होगी, जिसमें सरफेस बिल्कुल प्लेन होगी इस तरीके से। तो इस कंडीशन में ऐसे बॉन्ड्स बनेंगे नहीं। ठीक है, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरी सरफेस जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है उसके ऊपर से क्या है स्लाइड होके आसानी से पास हो जाएगा। क्लियर है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, देखिए एक टेबल है, ये आ गया मेरे पास टेबल। ठीक है, टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा है जिसका मास है m2, टेबल के नीचे दूसरी तरफ m1 मास का कोई बॉक्स लटका हुआ है। ठीक है, अब इनको अटैच जो करे हुए वो एक स्ट्रिंग है जो m2 को m1 से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर मैं m1 की बात करूं तो इसमें मास की वजह से एक फोर्स बनी जिसको मैं बोलूंगा m1g। क्या बोलूंगा, m1g। क्लियर है, अगर मैं बात करता हूं इसकी तो m1g इधर लगा, इसके रेस्पेक्ट में स्ट्रिंग ने एक फोर्स लगाई जिसको मैं बोल रहा हूं टी, टेंशन, रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है, अब ये टी m1 के इक्वल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एक्सेलेरेशन हो रहा है डाउनवर्ड। क्लियर है, यहाँ पे जितनी इस स्ट्रिंग में टेंशन बनी है इतनी स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन बनेगी टी। क्लियर है, अब देखिए इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये आ गया इसका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये आ गया इसका m2g। क्लियर है, देखिए पहले बात करूंगा मैं पहले बॉक्स के लिए। ठीक है, ये मूव किधर की तरफ कर रहा है, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इसका मतलब जो नेट फोर्स आ रही है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है ज्यादा है, तो मैं नेट फोर्स की वैल्यू लिख रहा हूं एफ नेट। ठीक है, इक्वल्स टू किसके, तो m1g माइनस ये क्या है टेंशन, तो टी कर दिया मैंने माइनस, ये रहा। तो नेट फोर्स जो आई वैल्यू मेरी वो कितनी आई m1g माइनस टी। अब नेट फोर्स की वैल्यू किसकी वजह से बनी है, इस बॉक्स की वजह से बनी जिसका मास m1 है, तो मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा m1a इक्वल्स टू m1g माइनस टी। ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये किस बॉक्स के लिए, बॉक्स 1 के लिए। ठीक है, अब दूसरे की बात करूं जिसका मास है m2, तो इसमें इधर की तरफ तो कोई फोर्स दिख नहीं रही, ये मूव भी क्या किधर की तरफ कर रहा है आगे की तरफ, टेंशन भी किधर की तरफ आगे की तरफ, तो इसकी टेंशन की जो वैल्यू होगी, टेंशन की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, m2a के इक्वल होगी। नेट फोर्स कितनी है, m2a है भाई, ऊपर वाले बॉक्स में नेट फोर्स कितनी बनी, इस डायरेक्शन में बनी m2a, पीछे तो कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, तो m2a इसकी नेट फोर्स है और वो किसके इक्वल आएगी, इस टेंशन के इक्वल आएगी, तो T इक्वल्स टू m2a। ये कौन से बॉक्स के लिए बना, इसको बोल दो बॉक्स ए, इसको बोल दो बॉक्स बी। तो ये आ गया मेरे पास बॉक्स ए के लिए, ये आ गया बॉक्स बी के लिए, ये इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन। क्लियर है, अब अगर मैं बात करता हूं कि m1a इक्वल्स टू m1g माइनस टी, और ये आ गया t इक्वल्स टू m2a, t की वैल्यू m2a है, इस इक्वेशन को मैं पुट करूंगा पहले वाले में t की वैल्यू को। देखिए m1a इक्वल्स टू m1g माइनस टी फर्स्ट इक्वेशन थी, और t इक्वल्स टू बैठा मेरे पास m2a, यही थे m1a इक्वल्स टू m1g। ठीक है जी, m1a इक्वल्स टू m1g इक्वल्स टू, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन। तो t की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी m1a इक्वल्स टू m1g माइनस m2a, ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस वैल्यू को पुट कर रहा हूं इधर की तरफ। ठीक है, तो m1a प्लस m2a इक्वल्स टू m1g, यहां से कॉमन मुझे दिख रहा है a कॉमन आया, बचा क्या ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इक्वल्स टू किसके इक्वल, m1g के इक्वल। क्लियर है, और मुझे क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन, तो a इक्वल्स टू सीधा सीधा आ गया मेरे पास
m1g अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया मेरे पास टोटल एक्सेलरेशन। क्लियर है? जिस एक्सेलरेशन से ये बॉक्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस में दो ही चीजें हमें फाइंड करनी होती है, एक तो टेंशन और एक एक्सेलरेशन। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई, ए इक्वल टू आ गया सीधा सीधा m1g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, ये आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे टेंशन की वैल्यू कि टेंशन कितना आएगा। T इक्वल टू पता है हमारे पास m2a होता है। ठीक है जी, तो T इक्वल टू क्या है, m2a। इस a की वैल्यू पुट करूं मैं यहां पे, तो m2 इंटू m1g अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया। ठीक है, तो टेंशन की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे, टेंशन इक्वल्स टू आ गया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आ गया मेरे पास टोटल टेंशन की वैल्यू। ठीक है, जब एक बॉक्स दूसरे बॉक्स को जो कि पहले से ही टेबल पे प्लेस्ड है उसको मूव कराएगा एक्सेलरेशन ए के साथ, तो टोटल टेंशन की वैल्यू आएगी मेरे पास ये। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है हमारे पास मोशन इन है फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, पुली वाले क्वेश्चंस बेसिकली ज्यादा देखने को मिलते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए इसको अगर मैं देखूं तो एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है। m1 इज ग्रेटर देन m2, पहले से कंडीशन गिवन है। ये पुली है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी भी स्टेबल कंडीशन से अटैच्ड है। ठीक है, ये हमारी आ गई स्ट्रिंग। अब जो स्ट्रिंग यूज करते हैं हम वो करते हैं कौन सी, फ्रिक्शनलेस। स्ट्रिंग कैसी आएगी, फ्रिक्शनलेस आएगी, फ्रिक्शनलेस नहीं मासलेस। ये आ गया मेरे पास मासलेस, जिसका मास हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, तो एक ये ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले m1 की बात करेंगे, दोबारा m2 की बात करेंगे। तो अगर मैं m1 की बात करूं तो इसके वेट की वजह से एक फोर्स लगी जिसको बोलूंगा m1g। ठीक है, अब ये मूव अपवर्ड कर रहा है या डाउनवर्ड कर रहा है, तो मुझे पता है कि ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो डाउनवर्ड की कंडीशन में नेट फोर्स की अगर वैल्यू निकालूं मैं, एफ नेट, तो कितना आया, m1g, m1g। ठीक है, माइनस टेंशन, ये आ गया मेरे पास नेट फोर्स की वैल्यू। ठीक है, और नेट फोर्स होती क्या है, नेट फोर्स होती है m1a इक्वल्स टू m1g माइनस टी। ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, किसके लिए थी, इसको a मान लो, इसको b मान लो, फॉर b। ठीक है, अब निकालेंगे फॉर a, फॉर a। ठीक है जी, ए के लिए अगर मैं बात करूं तो इसकी इसके मास की वजह से नीचे ग्रेविटी वाली फोर्स लगी कितनी, m2g। ठीक है, m2g डाउनवर्ड लगी, टेंशन ऊपर लगी। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन किधर की तरफ हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है। तो नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं एफ नेट, तो एफ नेट यहां पे कितना आएगा, एफ नेट आएगा टेंशन माइनस m2g। कितना आया, टेंशन माइनस m2g, ये आ गया। क्लियर है? तो एफ नेट इक्वल टू आ गया टेंशन माइनस f2g। एफ नेट कितना है, m1, ये है हमारे पास m2, m2 a इक्वल टू t माइनस m2g। ये आ गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, ये फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, अब दोनों को क्या करूंगा मैं, एड ऑन कर लूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। m1a इक्वल टू m1g माइनस टी, फर्स्ट इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है m2a इक्वल टू
m2a इक्वल्स टू टी माइनस m2g। ये हमारे पास है इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को ऐड ऑन कर देंगे अगर, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आएगी m1a प्लस m2a इक्वल्स टू टी से टी कटा m1g माइनस m2। क्लियर है? तो m1a प्लस m2a इक्वल्स टू m1g माइनस m2g। यहां से a कॉमन निकाल दिया, a अलग आ गया, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1g माइनस m2g। ठीक है, यहां से a की वैल्यू अगर मैं निकालू तो सीधा सीधा g तो कॉमन है, तो m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एसोलेशन की जो बॉक्सेस है वो कितने एसोलेशन से मूव करेंगे। ठीक है जी, तो a इक्वल टू आ गया m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है? अब इस एसोलेशन की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट करूं मैं, इस वाले में इस वाले में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। ठीक है, कोई सी एक वैल्यू पुट करते हैं हम, सेकेंड इक्वेशन को उठाते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है क्या मेरे पास, m2a इक्वल्स टू t माइनस m2g। m2g को इधर ले आते हैं, m2a प्लस m2g इक्वल्स टू टेंशन। ठीक है, अब यहां से a की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं, तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, m2 तो कॉमन आ गया। ठीक है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, प्लस m2g इक्वल्स टू टेंशन। क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैं यहां पे देखूं तो m2g कॉमन, तो m2g कॉमन आ गया, बचा क्या मेरे पास, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1 इक्वल्स टू टेंशन। क्लियर है? यहाँ पे क्या करा है, m2g कॉमन यहाँ पे था, m2g कॉमन यहाँ था, दोनों से बाहर निकाल लिया, तो इसकी जगह क्या बचा 1, और इसकी जगह क्या है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। इनका एलसीएम अगर मैं लूं तो ये तो आ गया मेरे पास m2g, अंदर आ गया m1 माइनस m2 प्लस m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू t। तो m2 से गया m2, बचा क्या m1 2m1। क्लियर है? तो अब टेंशन की जो वैल्यू बनी है मेरे पास, टेंशन इक्वल्स टू सीधा सीधा आ जाएगा 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, तो टेंशन इक्वल्स टू आ गया 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू है मेरे पास m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस इंटू जी। तो टेंशन और एसोलेशन पुली वाले क्वेश्चंस में इस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, हमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हमें ड्राइव नहीं करना, उसमें सीधा हमें फॉर्मूला पुट कर देना कि टेंशन पूछा है तो m1 m2 की वैल्यू क्या है, एसोलेशन पूछा है तो m1 m2 की वैल्यू क्या है, सीधा प्लेस करेंगे और वैल्यू निकाल देंगे कि एसोलेशन कितना होगा उसका और टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में। ठीक है, और हमें पता है कि m1 क्या होता है, इसमें ग्रेटर देन होता है m2 पे, इस तरीके से। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोशन इन अ लिफ्ट। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले लिफ्ट का कॉन्सेप्ट देखना है हमें इस तरीके से। ठीक है, लिफ्ट है, लिफ्ट में क्या है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने क्या है, एक वेइंग मशीन जो वजन नापने वाली मशीन है उसको प्लेस कर दिया इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं खुद खड़ा हो गया इसके ऊपर इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो मेरा जो एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट, ठीक है, वो कितना है, मान लो 70 kg फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं कि वो क्या है, रेस्ट में है, एट रेस्ट, लिफ्ट क्या है
रेस्ट में है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। और जो एक एपरेंट वेट होगा, जो मशीन में दिखेगा एपरेंट वेट, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी भी वैल्यू होगी 70 kg, ठीक है। तो एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट जो होते हैं वो दोनों सेम होंगे अगर लिफ्ट क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। अगर ये मूव करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, मूव किधर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, पहली कंडीशन है अपवर्ड डायरेक्शन में इधर की तरफ विद एक्सेलरेशन ए। यहाँ पे वेइंग मशीन लगा दी मैंने इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे मैं खुद खड़ा हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि अब इस वेइंग मशीन में जो मेरा वेट है वो कितना रहने वाला है, ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, a प्लस जी आएगी, क्या आएगी, a प्लस जी। और जब a प्लस जी है तो जो मेरा एपरेंट वेट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा है तो एपरेंट वेट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट, ठीक है जी। तो ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जब लिफ्ट क्या है, अपवर्ड मूव करेगी, क्लियर है। अगर मैं इसी में ही क्या बोलता हूं कि लिफ्ट क्या है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूविंग, थर्ड कंडीशन इसी में ही अगर मैं देखूं तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड मूव करने में एक्सेलरेशन आ जाएगा ये, और नेट एक्सेलरेशन जो निकल के आया वो निकल गया है g माइनस ए। तो इससे क्या है कि जो वैल्यू है वो क्या है, हमारी कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर ये डाउनवर्ड मूव करता है तो हमारा जो एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट वो लेस देन होगा हमारे एक्चुअल वेट से, एक्चुअल वेट से, इस तरीके से, क्लियर है। तो हमारे दोनों कंडीशन आ गई कि अगर वो अपवर्ड मूव करेगा तो हमारा वेट क्या है, वेइंग मशीन में ज्यादा दिखेगा, अगर वो डाउनवर्ड मूव करेगा तो हमारा वेट क्या है, कम दिखेगा वेइंग मशीन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर वो फ्री फॉल हो जाए, इस तरीके से देखिए, फ्री फॉल का मतलब है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो जी के इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, जी के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आया, जो नेट एक्सेलरेशन है मेरा उसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है जी, नेट एक्सेलरेशन आ गया 0। तो इस कंडीशन में मेरा जो एक्सेलरेशन है वो भी जी है, लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो भी जी है, वेइंग मशीन का जो एक्सेलरेशन है वो भी जी है, ठीक है। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, मूव कर रहे हैं बट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट कंडीशन में। तो जो मेरा एपरेंट वेट होगा, एपरेंट वेट वेइंग मशीन में वो कितना होगा, 0, ठीक है। तो फ्री फॉल, अगर लिफ्ट कोई फ्रीली फॉल हो रही है तो उस कंडीशन में मेरा जो वेट या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो कितना फील होगा, 0 फील होगा, क्लियर है। तो ये आगे मेरे पास फ्री फॉल या फिर जो लिफ्ट वाली कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मूविंग ऑन इंक्लाइन सरफेस। देखिए इंक्लाइन सरफेस बनाते हैं, ये प्लेन सरफेस इस तरीके, ठीक है जी। तो ये कंडीशन क्या है, ये एक बॉक्स है जिसको मैं बोल रहा हूँ M1, ये कोई दूसरा बॉक्स है जिसको मैं बोल रहा हूँ M2, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, अभी तक इतनी ज्यादा नीड नहीं थी पर इसकी कंडीशन में नीड सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये एंगल है मेरे पास थीटा, जितने से ये इंक्लाइन है, तो पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं। अच्छा, ये मूव कर रहा होगा इधर की तरफ, कंडीशन कहीं दे रखी होगी M1 इज ग्रेटर देन M2, तो ये मूव किधर की तरफ करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें वेट की वजह से क्या बना, M1 जी, यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन है, यहाँ पे बना टेंशन T,
यहाँ पे भी क्या बना, टेंशन टी, एक्सेलरेशन ए। क्लियर है। अब इसका वेट कहाँ पे आएगा, तो इस बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड होगा इस डायरेक्शन में, जिसको मैं बोलूंगा M2G। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लूंगा इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये थीटा है तो ये भी निकला मेरे पास थीटा। अब ये थीटा निकलने का रीजन ये है कि इसको मान लो यहां तक एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा ये 90, तो ये कितना बैठा, ये बैठा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब ये भी कितना बैठा, 90 माइनस थीटा। ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 माइनस थीटा तो ये बैठा हमारा थीटा। ठीक है, तो अब मैं बोल दूंगा M2G cos थीटा इसको, और इसको बोलूंगा M2G sin थीटा। क्लियर है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं इसकी। इस कंडीशन में टेंशन अपवर्ड लगा, M1G नीचे लगा, पर ये जब भी नीचे की डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव करने की वजह से नेट एक्सेलरेशन या नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, डाउनवर्ड है। तो एफ नेट, ठीक है, इसके लिए एफ नेट इक्वल टू कितना आया, M1G माइनस का टी। कितना आया, M1G में से टी माइनस कर दिया तो मेरे पास नेट फोर्स की वैल्यू आ गई। कितना होगा, M1A इक्वल्स टू M1G माइनस टी। ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए क्लियर है। अब इसकी बात करूं मैं तो एक फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, एक फोर्स लग रही है आगे की तरफ, और ये मूव किधर कर रहा है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो नेट फोर्स जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, T माइनस M2G साइन थीटा। ये आ गया T माइनस M2G साइन थीटा। ठीक है, तो ये फोर्स कौन सी है, ये मेरे पास फोर्स है जो नेट फोर्स बॉक्स सेकंड वाला लगा है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया M2। ठीक है, इसका मास था M2A इक्वल्स टू T माइनस M2G साइन थीटा। ये क्लियर है, M2A इक्वल्स टू T माइनस M2G साइन थीटा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहा हूं मैं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। M1A इक्वल्स टू M1G माइनस टी, फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास M2A इक्वल्स टू T माइनस M2G साइन थीटा। ये होगा क्लियर है, M2G साइन थीटा। देखिए दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूं तो मेरे पास आ जाएगा M1A प्लस M2A इक्वल्स टू T से T कटा M1G माइनस M2G साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से A कॉमन, मेरे पास वैल्यू आ गई M1 माइनस M2 साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये आ गई मेरे पास नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू, कि जो एक्सेलरेशन होगा जिससे वो क्या है इंक्लाइन सरफेस पे मूव करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। A इक्वल टू M1 माइनस M2 साइन थीटा जी अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर है। अगर मैं बात करूं टेंशन की, तो इसी में अगर टेंशन मुझे निकालना है तो टेंशन कितना बैठेगा, कोई सी एक इक्वेशन उठा लेते हैं हम, जैसे ये उठा लिया मैंने M2A इक्वल्स टू T माइनस M2G साइन थीटा। ठीक है, A की वैल्यू पुट करी मैंने, तो A की वैल्यू कितनी है M2, M1 माइनस M2 साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ठीक है जी, ये पूरी वैल्यू रख दी मैंने, और M2 यहाँ पे था, इसको उठा के लाया मैं, तो यहाँ पे मैंने कर दिया प्लस M2G साइन थीटा इक्वल्स टू इसके इक्वल टेंशन के इक्वल। ठीक है, अब मुझे पता है M2G कॉमन है, तो M2G आ गया कॉमन।
m1 माइनस m2 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ साइन थीटा बचा, इक्वल्स टू टी। एलसीएम लिया तो m2g m1 माइनस m2 साइन थीटा प्लस m1 साइन थीटा प्लस m2 साइन थीटा, और अपॉन m1 प्लस किसके इक्वल है, टेंशन के इक्वल है। ठीक है, m2 साइन थीटा m2 साइन थीटा, बचा क्या, m1 ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा m2, ठीक है जी, इसमें कॉमन आ रहा है m1 और 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, ये वाला, ठीक है जी, अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी इक्वल्स टू टेंशन। ठीक है, तो m2 m1, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 जी इक्वल्स टू टी। ये आ गया मेरे पास डेरिवेशन किसका, टेंशन का। ये कौन सी टेंशन थी, ये इंक्लाइन सरफेस वाली टेंशन थी। क्लियर है, तो ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारे टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम करेंगे फ्रिक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, तब तक थैंक यू, नमस्कार।